जब से मैंने सियासत शुरू की तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। डॉक्टर साहब असर बताया जा रहा है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा कि वो गंदम की कीमत पे पड़ सकता है। रूस के मामले पर क्या पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका को वाज़े पैगाम दे दिया? सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक आदमी अपने गांव वालों से बहुत तंग आ गया और सोचने लगा कि क्यों ना अपना गांव ही तब्दील कर लिया जाए। फिर यूं वो किसी अच्छे गांव की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अच्छा, वो एक गाँव के पास पहुंचा तो उसने अपने सामने एक बुजुर्ग को पाया जो कि बड़े दाना थे। उसने बुजुर्ग से पूछा कि गाँव कैसा है और इसके लोग कैसे हैं। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम क्यों पूछ रहे हो। उस शख्स ने बताया कि मैं अपने गांव वालों से बहुत तंग हूँ, अपना गांव छोड़ना चाहता हूँ। मेरे गांव के लोग बहुत मगरूर हैं, हसद का शिकार है। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जिनमें आजिज़ी हो। अच्छा, उस बुजुर्ग ने बोला कि जाओ अपना रास्ता नापो क्योंकि इधर के लोग भी बहुत ही बुरे हैं, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लोग रिहाइश पजीर हैं। अब वो काफ़ी मायूस हुआ, आगे निकल गया। बुजुर्ग अपनी जगह पर ही बैठा रहा और एक और आदमी का वहाँ से गुजर हो गया अचानक ही। अच्छा, उसने भी बुजुर्ग से जाकर पूछा कि इधर कैसे लोग रहते हैं, मैं अपनी रिहाइश के लिए कोई गांव तलाश कर रहा हूँ अच्छे वाला। अच्छा, बुजुर्ग ने उससे भी सवाल किया कि जो गांव तुम छोड़कर आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। उस आदमी ने बताया कि बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार, हमदर्द। बुजुर्ग ने उसे बोला कि ये जो आप ये देख रहे हो बस इस पर आप चलते जाओ ये रास्ता और थोड़ा दूर जाकर मेरे गाँव में दाखिल हो जाना। अच्छा, यहाँ के लोग, उसने कहा कि बहुत अच्छे, बड़े मिलनसार, खुश इखलाक, हमदर्द। और वो आदमी खुशी खुशी उस रास्ते पे चला जो दिखाया उन्होंने और वो उस गाँव रवाना हो गया। अच्छा, वहीं पर रिहाइश पजीर हो गया। अब नाज़रीन, इस कहानी में बुजुर्ग ने पहले शख्स को अपने गांव के मुतालिक इसलिए बुरा बताया क्योंकि उसकी सोच मनफी थी, जबकि दूसरे शख्स को बुजुर्ग ने अपने गांव की राह इसलिए दिखाई क्योंकि उसकी सोच मस्बत थी, उसको हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही थी। इस कहानी का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो ये निकलता है कि इंसान जैसा खुद होता है उसे दुनिया और ज़माना बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है। अगर किसी की दुनिया उजड़ी हो तो उसमें फिर लोगों का हाथ कम होता है और अपना आपका हाथ ज़्यादा होता है। जो बुरा आदमी क्योंकि खुद बदमिजाज कह लें, बद इखलाक होता है, इसलिए वह हर एक को अपने जैसा ही समझता रहता है, किसी पर एतबार नहीं कर सकता। उसको लगता है कि जैसे मैं लोगों के साथ चल रहा हूँ लोग भी ऐसे मेरे साथ चलेंगे। हमें किसी भी इंसान को इस वजह से हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी हर बात पर शायद यकदम यकीन कर लेता है। जो इंसान लोगों पर फ़ौरन भरोसा करता है उसकी वजह उसकी नेक नियति भी तो हो सकती है ना, कि खुद साफ़ होता है अंदर से, उसको लगता है जैसे मैं लोगों के साथ चलता हूँ लोग भी मेरा यकीन नहीं तोड़ेंगे। और जो खुद किसी के लिए गड़े नहीं खोदता वो यकीनी तौर पे दूसरों को भी अपने जैसा समझेगा कि ये भी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे। अच्छा, कोई इंसान ये कह ले कि बजाते खुद जितना काबिल एतबार होगा उतना ही वो दूसरों पर भरोसा करेगा। अब ऐसे में उसका भरोसा अगर 100 बार भी टूटेगा तो यकीन जानिए वो 101 बार भी दूसरे पर भरोसा कर लेगा, किसी और पर मायूस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी इतनी है कि वो दूसरों पे भरोसा करता चला जाएगा, आदत से मजबूर होगा, अपने अंदर की सफाई से मजबूर होगा। अच्छा, अब इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह पाक के मुहाफिज दिन रात उसके लिए हर तरह के इसबाब बनाने में मसरूफ़ रहेंगे, क्योंकि इंसान वही पाता है जो उसकी नीयत होती है। नीयत अच्छी तो सब अच्छा, और इंसान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नीयत सही रखे। इंसान की नीयत ठीक हो ना तो 100 बार धोखा खाकर भी वो संभल ही सकता है, क्योंकि संभालने वाला सिर्फ नीयत देखता है और वो दिलों के हाल से बाखूबी वाकिफ़ है। जबकि अल्लाह अपने बुरे बंदों को ज़्यादातर मुफलिसी और बुरे कामों में मुब्तला करके, इम्तिहानों में मुब्तला करके ज़माने भर में रुसवा करता है। हमें चाहिए कि हम खुद अपना एहतिसाब करें और ये फ़ैसला करें कि हम बुरे हैं या फिर ज़माना बुरा है। अच्छा, कोई भी इंसान कहते हैं ना मुकम्मल नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, इसलिए ढूंढने से तो कई खामियां मिल जाएंगी। बहुत से लोगों में आप देखें आपको 1000 खामियां नज़र आ जाएंगी, लेकिन बेहतरीन सोच ये है कि दूसरों के अंदर खूबियां देखकर उनकी खामियों को नज़रअंदाज किया जाए। देखें कि खूबियाँ ज़्यादा हैं, खामियाँ ज़्यादा हैं, या फिर ये देखें अगर उसमें खामी है तो पता नहीं मुझ में क्या खामियाँ होंगी। लेकिन हमारे जो रहबर हैं उनका अगर मैं जिक्र करूँ तो आफरीन है जी हमारे रहबरों पर, जिनको नज़र आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खामियाँ, अच्छाई तो उनको नज़र ही नहीं आती और ये निज़ाम में ख़राबियाँ तलाश करके उसको मुस्तरद कर देते हैं। इन्हें वही निज़ाम फिर काबिल कबूल है जिसमें इन्हें इक़्तिदार का हसूल नज़र आ जाए,
अपने फ़ायदे नज़र आ जाएं। इसलिए आजकल ये जो हर कोई जमात है अपनी अपनी सियासत को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही है, अपने अपने इक़्तिदार के कह लें कि इक़्तिदार की दौड़ लगी हुई कि किसी तरह इक़्तिदार की कुर्सी पर ये लोग बैठ जाए, फिर निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। जब इक़्तिदार की कुर्सियाँ इनके पास चली रहेंगी निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, सियासी जो जोड़ तोड़ है आपको पता, उसका अमल काफ़ी देर से जारी है। एक तरफ ये मुलाकातें चल रही हैं, दूसरी जानी पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद की जानी मार्च और सिंध में तहरीक इंसाफ के एहतजाज का शोर। अब लग ऐसा रहा है कि हर जमात ने अगले इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ अभी से कर दिया और अपोजिशन वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए अपनी अपनी सतह पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक गेम कर रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अवाम के साथ हर मुमकिन रब्ता रखने की कोशिश में है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद सामने आने वाले जो मुआशी और आलमी चैलेंजेस उस पर कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की। और वज़ीर आज़म साहब ने मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। उनका क्या कहना था, चलाइएगा टीम। जी, तो सुना आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, वो खारिजा पॉलिसी और मुआशी सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में ले रहे थे। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जब से मैंने सियासत शुरू की तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। आज़ाद खारिजा पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कौम अपने लोगों के फ़ायदे के लिए खारिजा पॉलिसी बनाए और वो पॉलिसी ना बनाए जो किसी और के फ़ायदे का सबब बने, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाए। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो किसी और को फ़ायदा और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाए। बहुत अच्छी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अपने खिताब के दौरान उन्होंने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आइंदा बजट तक इजाफा ना करने का ऐलान किया, यकीनी तौर पर अवाम के दिल जीत लिए। और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया है। और उनके ऐलान के मुताबिक एहसास प्रोग्राम के तहत अब 14,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 12,000 नहीं 14,000 रुपये दिया जाएंगे 80 लाख खानदानों को। अच्छा, IT सेक्टर कंपनीज़ के लिए 100% टैक्स की जो छूट है उसका ऐलान किया गया। और उन्होंने जो ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको 30,000 रुपये की इंटर्नशिप देने का भी ऐलान किया है। अच्छा, उन्होंने अपने खिताब में बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ दी, लेकिन अपोजिशन खुश नहीं है। अपोजिशन तो अभी भी खुश नहीं है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इमरान खान साहब के खिताब को कौम के वक्त का ज़िया करार दे दिया। हालांकि अपोजिशन की जानिब से कुछ हल्के तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म खुद असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन मरियम औरंगज़ेब के वज़ीर आज़म के खिताब से पहले ये बयान देना इस बात की दलील है कि कम अज़ कम नून लीग अब इस हवाले से मायूस नज़र आ रही कि वज़ीर आज़म खुद असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब जाहिर है कि जैसा कि बिलावल कहते आए हैं कि उन्होंने सेनेट इंतखाबात और असम्बलियों से इस्तीफ़े ना देकर हुकूमत को फ्री हैंड नहीं दिया, ऐसे वज़ीर आज़म भी सोचते हैं कि वो खुद अपनी हुकूमत ख़त्म करके अपोजिशन को राह नहीं अपनाने देंगे। और वज़ीर आज़म कई बार इस ख्याल का इजहार भी कर चुके हैं कि जी मुल्क चोरों के हवाले नहीं किया जा सकता। और अपोजिशन का ये इसरार कि जी ये मुल्क जो है ये मज़ीद नाअहली की भेंट नहीं चढ़ सकता, इसलिए हुकूमत का घर जाना ज़रूरी हो गया है। बिलावल साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा। सुना आपने बिलावल को। बिलावल हुकूमत गिराने का अज़म किए हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। वो हर हिकमत अमली को इस्तेमाल करके हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। इस हवाले से उनका इस्लामाबाद की जानिब मार्च जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये काम तन्हा पीपल्स पार्टी अंजाम दे सकती है। हुकूमत तो कहती है कि पीपल्स पार्टी हो कोई भी अपोजिशन की और जमात हो, ये सब अपनी अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। इनके दरमियान आपस में भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं और ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं, क्योंकि खबर ये है कि जी तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन जमातों के दरमियान डेड लॉक हो गया है। और इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब में फिर से राब्ते हुए और जी इसी डेडलॉक की वजह से पीडीएम और पीपल्स पार्टी में बातचीत का अमल भी रुक गया है। अच्छा, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब ने आपस में बातचीत का जो अमल है वो जारी रखने पर इत्तेफाक किया और नवाज शरीफ साहब ने तो मौलाना साहब को अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नून लीग के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। अच्छा, खबर ये कि जी डेडलॉक की वजह से अपोजिशन की जो कमेटी है वो भी मरकज़ या पंजाब ने अदम एतमाद के बारे में अब तक कोई भी फैसला नहीं कर सकी है। और नून लीग के ज़राए बता रहे हैं कि जी नून लीग बल्दियाती इंतखाबात को सामने रख कर ही परवेज़ इलाही से मुतालिक कोई भी फैसला करेगी, क्योंकि फ़िलहाल नून लीग ने परवेज़ इलाही के मामले पर लचक दिखाने से इनकार कर दिया है। अच्छा, एक और खबर के जी 2 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब में भी राब्ता हुआ। डेडलॉक की वजह से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने का काम भी रुक गया और इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब ने पहले खुद दोबारा आपस में मुशावरत का फैसला किया। अच्छा, हुकूमती अराकीन की हिमायत की सूरत में अदम एतमाद की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से अपोजिशन के आईनी और कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे तजावीज़ मांग ली गई हैं। और शेख रशीद साहब भी खबर दे रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन में डेडलॉक हो गया है। और शेख साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी शहर बसा ही नहीं था कि बंदर बांट के फैसले शुरू हो गए और इस लड़ाई में डेडलॉक हो गया। अच्छा, परवेज़ खट्टक साहब भी बिलावल के लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे चुके हैं और वो मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी नाकामी का जिक्र कर रहे हैं। खट्टक साहब क्या कहते हैं कि जी मौलाना हमारे इत्तेहादियों को तोड़ने में नाकाम हो गए हैं।
मुल्क के वसाइल लूटने वाले कुर्सी चोरों की जो अदम एतमाद लाने की कोशिश है वो नाकाम हो चुकी से 2-4 हो चुकी है। और ये लोग 2.5 साल से इमरान खान को हटाने की डुगडुगी बजा बजा कर अपने कारकुनान को धोखा दे रहे हैं। और इन कुर्सी चोरों ने अपनी अयाशियों पर कौमी खजाना दोनों हाथों से लूटा। और यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर रहे हैं। किस अंदाज में जरा सुन लेते हैं। जी चलाइएगा क्लिप। जी तो सुना आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में मार्च के शुरका में 30 हज़ार रुपये का की तकसीम का जो इल्ज़ाम है वो लगाया। और शाह महमूद कुरैशी साहब का दावा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने मार्च में सरकारी मशीनरी का खूब इस्तेमाल किया और शायद इसीलिए शाह साहब पीपल्स पार्टी को ज़र और जरदारी की पार्टी कह रहे हैं। और साथ ही साथ शाह साहब पीपल्स पार्टी की सियासत पर अफसोस करते हुए कहते हैं कि ये वो लाड़कान है जहाँ पे जुल्फ़िकार अली रहा करते थे, जहाँ भुट्टो का नजरिया हुआ करता था, लेकिन आज वो लाड़काना जरदारी के कब्जे में। सिंध में शहीद भुट्टो की सियासत है, सिर्फ जरदारी की सियासत चल रही है। और ऐसे ख्यालात का इजहार अली जैदी भी कर रहे हैं। जरा उनका भी क्लिप चलाइएगा। जिस सुना आपने अली जैदी को, वो सिंध हुकूमत की लूट मार की कहानी और सिंध में उनकी नाकिस कारकर्दगी की निशानदेही कर रहे थे। और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि बिलावल अपने आप को भुट्टो कहते हैं, जबकि उनका भुट्टो की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और फवाद समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और PDM की जोड़ तोड़ की सियासत सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए। ज़रा सुनिएगा फवाद चौधरी को। जी तो सुना आपने फवाद चौधरी को, वो कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार के पीछे भाग रही है, इनको यही नहीं पता कि इनका वज़ीर आज़म कौन होगा। और फवाद तंज़िया तौर पर ये मशवरा दे रहे हैं कि मौलाना और शहबाज शरीफ को 8 घंटे के लिए वज़ीर आज़म बना देना चाहिए और बिलावल और मरियम अभी बच्चे हैं इसलिए उन्हें 4-4 घंटे के लिए वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। अब सियासी शतरंज की चालें तो चली जा रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बैनुल-अक़वामी सियासत की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। मोदी ने पहले पाकिस्तान में बहाल होती क्रिकेट को अपनी गंदी नज़र लगाने की कोशिश की, साजिश की और उसने ऐसी चाल चली कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से माजरत कर ली। अब एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान आबाद होने वाले हैं। पाकिस्तान में PSL के कामयाब टूर्नामेंट के निकात के बाद दूसरे ममालिक की टीमों का भरोसा जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ गया है, लेकिन मोदी को ये बात हजम नहीं हो रही। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दौरे पर है और ऐसे में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारतीय हुकूमत अपने हथकंडों और साजिशों से बाज नहीं आई, लेकिन इस बार भारत को मुंह की खाना पड़ी। खबर के मुताबिक 24 साल बाद दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम भेजे गए ताकि वो भी न्यूजीलैंड की टीम की तरह दौरा अधूरा छोड़कर चली जाए। पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक रुकन के खानदान को इंस्टाग्राम पर धमकी आमेज पैगाम भेजे गए जिसमें उन्हें पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नताइज भुगतने की धमकी मिली। अब बज़ाहिर धमकी आमेज जो पैगाम हैं भिजवाने के लिए इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तफसीली तहकीकात के दौरान इस धमकी आमेज पैगाम के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम एक बाशिंदे के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। और ये शख्स भारतीय गुजरात में IMC लिमिटेड में बतौर एक एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम करता है और भारतीयों की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में रुकावटें खड़ी करने का ये तरीका, ये साजिश आपको पता है पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान से रोकने के लिए धमकियां दी गई थी और IPL में शामिल ना करने की बातें तो वेस्ट इंडियन प्लेयर जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के दौरे पर आई जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उसके अहले खाना को भी इसी तरह धमकियां दी गई, जिसके बाद वो पहले मैच से पहले दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर ही वापस चली गई थी। फिर जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसने अपना स्केड्यूल दौरा जो है मुलतवी कर दिया और अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार देते हुए 24 साल बाद अपनी टीम भेजी जो रावलपिंडी में अपने मैचेस खेलेगी। लेकिन एक बार फिर से भारतीयों ने पुराना तरीका वारदात आजमाया, लेकिन इस बार मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी। और मोदी की मिसाल वो कहानी ना उस कहानी जैसी है जिसकी अपनी दुनिया उजड़ी, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके घिनौने खेल का तमाशा अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से अपने खिताब में दुनिया की जो बदलती हुई सूरत हाल है और उसके पाकिस्तान पर होने वाले असरात पर बहुत खुलकर बात की है और आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम करने और बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानिब आज बिलावल जरदारी ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से एक मासूमाना सा मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में असम्बली तोड़ने का ऐलान करें, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से अपने खिताब में कुछ और ही ऐलानात कर दिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। शाहिद अमजद शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जी अमेरिका का साथ दो तो जहाद, और अगर खिलाफ हो जाओ तो दहशतगर्दी। रूस के मामले पर क्या पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया? इस हुकूमत ने यही पॉलिसी रखी कि हम जंग में किसी के शराकतदार नहीं, हम तो अमन की बात करेंगे। फिर आप देखिए कश्मीर के मसले पे 70-72 साल हमें दुनिया ने जो सिखाया, हम भी वही कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब जंग मसले का हल नहीं है, आप मुज़ाकरात करें। हमें भी दुनिया यही कहती रही कि मुज़ाकरात करें, मसला हल कराने की तो किसी ने कोई कोशिश नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी दुरुस्त है कि आप बजाय जंग के मुज़ाकरात करें और अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें। हम इसमें किसी के शराकतदार नहीं है, जंग में हम किसी के हिस्सेदार नहीं। और जो बात आपने कही ना, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। वो हमारे फाटा के लोग जब ये जंग लड़ना चाह रहे थे, जाके ये अमेरिका के खिलाफ तालिबान अफगान की मदद करना चाहते थे, तो उनका सवाल यही होता था कि अब आप हमें रोक रहे हैं। जब रशिया ने अटैक किया, सोवियत यूनियन ने, तो अमेरिका कर रहा है, तो आप हमें कह रहे हैं कि जनाब जहाज नहीं है, आप ये दहशतगर्दी है। तो ये वो चक्कर था जिसकी वजह से ये तालिबान बने, टीटीपी बनी और हमारे खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया, हमारे इस गलत नैरेटिव की वजह से। अच्छा डॉक्टर शाहिद साहब, आपने जनरल साहब को सुना। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो बिजली और पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान है, डॉक्टर साहब आपने वो भी सुना होगा, जो वज़ीर-ए-आज़म ने डाटा शेयर किया। उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 8.7% महंगाई हुई, जबकि नवाज और जरदारी हुकूमत में महंगाई का जो तनासुब है वो ज़्यादा था। तो आप तो शुरू से मईशत पर नज़र रखे हुए हैं और आपके पास मेरे कैसे परफेक्ट फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जी नवाज जरदारी दौर में जो महंगाई का तनासुब है वो पीटीआई दौर से ज़्यादा था। तो फिर तनकीद कैसे कर सकते हैं ये लोग जिनके अपने दौर में इतनी अदवार में महंगाई थी? देखिए, वज़ीर साहब ने जो बातें मईशत की बातें की हैं, वो आदाद शुमार जो हैं वो स्टेट बैंक की रिपोर्टों से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्टों से और IMF की रिपोर्टों से मुताबिकत नहीं रखते और गैर हकीकत पसंदाना अंदाज में उन्होंने ये बातें की हैं अपनी इकनॉमी की परफॉर्मेंस में भी और कंपैरिजन में भी। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट तारीखी हमें मिला, ये गलत बात है। ये सबसे ज़्यादा मिला था जरदारी गिरानी हुकूमत को 8.2%, इनको मिला था 6.2%। फिर स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकनॉमिक सर्वे ये बताते हैं हमें कि PMLN के जो आखिरी 3 साल थे उसमें अफरात ज़र यानी महंगाई थी 4.1% औसत। हमारे इस वक्त जो है वो 12.9% है और अभी बढ़ने का बिल्कुल इम्कान मौजूद है। दूसरी बात ये थी कि हमारे बेशतर अशारिये जो हैं वो उससे ख़राब हैं जो उनको विरसे में मिले थे। मिसाल के तौर पर टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गया, शरह नमू जो इनको विरसे में मिली थी 5.5%, 4 साल का औसत जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं उसमें 2.6% सालाना बनता है। नंबर 1, कर्जे जो बैरूनी बढ़े हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। टैक्सों की वसूली में उन्होंने कहा जी हम 6000 का फिगर अबूर कर रहे हैं, तो ये तारीखी फिगर है। तो टैक्सों की वसूली तो हर साल ही तारीखी होती है, क्योंकि उसमें 10-11% जो है वो अफरात ज़र होता है। पाकिस्तान में मैंने 2003 से देखा हर 5 साल में टैक्सों की वसूली दुगनी होती है, तो अब के शायद दुगनी ना हो। तो ये दावा टैक्सों का तो उनका सही नहीं है, मगर जो चीज़ असल है वो ये है कि टैक्सों में इनका जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें ज़बरदस्त कमी हुई है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, यानी आवाम पे बोझ डाला गया है और ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लिए गए। मगर टैक्स और GDP का तनासुब गिर गया है इनके दौर में 18 के मुकाबले में। कर्जे जैसे मैंने बताया तो बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई शरह से। हाँ, तरसीलात में इजाफा ज़रूर हुआ है, और लेकिन ये 111.4 के साथ है। स्टेट बैंक ये कहता है कारकुनों की तरसीलात हैं, तो $92 बिलियन अगर इनके दौर में आ गए हैं, $92 अरब, तो ये तो कारकुन तो इतने नहीं भेज सकते। ये तो हुंडी वाले का पैसा है, उसको वो वापस आता है और वापस चला भी जाता है। पाकिस्तान में 2 सालों में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान की तारीख में
और खित्ते में जिसकी तरसीलात जो हैं वो ज़्यादा हैं और बरामदात कम है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज भी बांग्लादेश, भारत में, श्रीलंका में ऐसा नहीं है। तो हमें तो ये फिक्र करनी चाहिए कि मेरे मुल्क की बरामदात जो बढ़ रही हैं, तो ये तो इनकम टैक्स में तो आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि 111(4) है, और सुप्रीम कोर्ट में जो आदाद शुमार गए थे उसके मुताबिक तरसीलात का जो जितना पैसा आता है उसका बड़ी परसेंटेज वापस चली जाती है बैंकों के जरिए, जो मुल्क में कानून है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये आदाद शुमार मुझे समझ नहीं आए महंगाई के भी। और पेट्रोलियम मसनूआत, अभी जो आप बात कर रहे थे, IMF से आपने कहा था कि मैं 4 रुपया लीटर जो है वो हर महीना बढ़ाऊंगा, और अभी बिजली बढ़ाने की भी बात हो रही थी, मुआहदा भी किया है। असल में ये मेरे ख्याल से 30 रुपए लीटर अगर ये चाहें तो पेट्रोल में आज कम कर सकते हैं, 30 रुपीज़ पर लीटर जो टैक्सेस ले रहे हैं। मगर ये कब होगा? जब उन्होंने जो ये वायदा किया था कि हम 100 दिन के अंदर अदालत पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी ले आएंगे, मईशत को दस्तावेजी बना देंगे, GST को कम कर देंगे और पेट्रोलियम लेवी सिफर कर देंगे, जो कि भत्ता है तो बिल्कुल करें। और जो कानून उन्होंने एमनेस्टी का बनाया था कि जो मुल्की असासे हैं चोरी के पैसे के, जो एमनेस्टी से फायदा नहीं उठा रहे, उनसे हम टैक्स लेंगे और जब्त कर लेंगे उनको। वो 900 अरब आते थे, ये 2 अगर कर लें तो इससे दुगना रिलीफ दिया जा सकता है। ये जो रिलीफ है ये चलने वाला नहीं है। ये तो जो है, जब ये हीट अब खत्म होगी, जो कुछ ड्रामा आजकल हो रहा है वो हीट खत्म होगी, तो आप देखिएगा ये सारा किसी न किसी आड़ में, कभी यूक्रेन की आड़ में, किसी आड़ में रिवर्स हो जाएगा सारा। जी ठीक है जी। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। जनरल साहब, ये मैं जरा यूक्रेन की जो सिचुएशन है, रूस की, उस पर जरा बात करूं, फिर आगे जाके पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करूंगी। ये जो पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है, PDM की आगे की स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा, बरतानवी मीडिया के मुताबिक जनरल साहब, रूसी सदर ने जो नेटो के रुकन मुमालिक हैं उनकी जानिब से जारहाना बयानात और ये जो माशी पाबंदियाँ हैं, उनके रद्द अमल में रूसी फौज को हुक्म ये दिया है कि वो रूसी जो जौहरी असलहा है उससे लेस यूनिट को तैयार रखें। इस पर आपने देखा होगा कि मगरिब का भी शदीद रद्द अमल आया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आलमी जंग है उसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि ये जो जौहरी हथियार है, आपको पता है रूस के पास, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा रूस के पास होंगे, अमेरिका का नंबर भी बाद में आता होगा। तो अगर रूस इतने गुस्से में आ गया, रूसी सदर अगर इस तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये तारीख बताती है कि जब से ये न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं दुनिया में, ये एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है ऐसी कौम के खिलाफ, ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। 2 न्यूक्लियर पावर आपस में कभी नहीं लड़ी, और ये एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का एक नुस्खा होता है जिसकी वजह से ये काम नहीं होता। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। वो ये है कि ये जो बयानात आप सुन रहे हैं, यूक्रेन में रशियन ऑफेंसिव जो उन्होंने अटैक किया था, वो इनकी जो प्लान थी, जो इनको एक्सपेक्टेशन थी, जो असेसमेंट की हुई थी, उसके मुताबिक नहीं हुआ। वो फेलियर हुआ उसमें काफी सारा। और इनका ख्याल था कि हम मिसाइल मार के तो उनके यूक्रेन के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जब तबाह कर देंगे तो उनकी फौज हथियार डाल देगी। वो नहीं हुआ, बल्कि उनके तमाम आवाम जो है वो वेपन लेके खड़े हो गए लड़ने के लिए। तो रशिया का काफी नुकसान हुआ वहां पे। लिहाजा ये अब बातचीत की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई बातचीत में ही हल निकालने की कोशिश करेंगे, और क्वाइट पॉसिबल कि ये जंग यहाँ रुक जाए। लेकिन यूक्रेन अभी थोड़ा सख्ती से बात करेगा, मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि यूक्रेन की तबाही बड़ी हुई, नुकसान बड़ा उनका हुआ अंदर, तो वो अब स्टेज के ऊपर रशिया को आसानी से कोई रियायत नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेलमेटेड रहेगी चीज, लेकिन जानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जी रूस यूक्रेन की जो जंग है, इससे एक असर तो पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे पड़ेगा, जो कि जो तेल की जी बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से वाजे है। और जो दूसरा बराह रास्त डॉक्टर साहब असर बताया जा रहा है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा कि वो गंदम की कीमत पे पड़ सकता है, जो पाकिस्तान यूक्रेन से दरामद करता है। तो गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने यूक्रेन से 13 लाख टन गंदम बरामद की थी। इस पर आपका तजिया चाहूंगी मैं। देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि मेरे ख्याल से यूक्रेन को मगरिब ने बेवकूफ़ बना के इंस्टिगेट करके खड़ा कर दिया है, हालांकि नुकसान इन्हीं का होगा। वो ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट की जंग होगी, चाइना को जो कंटेन करना है उसके लिए कि उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता, खड़ा नहीं रह सकता, और वो अल्टीमेटली उनको गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरी नहीं होंगी। लेकिन तेल की कीमतें $130 पर पहुंच गई हैं,
और दूसरी एशिया की कीमतें भी, जिसमें गंदम भी शामिल है, हम पाम ऑयल लेते हैं, दूसरी चीजें। $70 अरब का मेरा मुल्क इंपोर्ट करता है गैर जरूरी तौर पर, जिसमें $20 अरब एनर्जी है। तो ये जो जबरदस्त तबाही बर्बादी आएगी यहाँ पर इस कीमतें बढ़ने से, जबकि हमने रुपए की कदर गिरा दी है। जो असल नुकसान वो है, इसलिए कि जब इंपोर्ट होता है रुपीज में तो 152 से हम 174 पर आ गए मई से अब तक। ये है बड़ी तबाही। तो अगर मजीद बढ़ती है तो हमारा यहाँ पर नुकसान होगा। ये कैसे कंसेशन दे रहे हैं, ये तो एक सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन अब ये गंदम का जो मसला है, पहले तो ये है कि हमने एग्रीकल्चर में क्या किया है कि इस वक्त तो इंडिया, अफगानिस्तान को जरूरत थी तो हमने इंडिया को इजाजत दी कि यहाँ से माल चला जाए, तो हम तो खुद जो है हमें देना तो चाहिए था इसको। हमारी टोटल फेल्यूर है पॉलिसीज की। लेकिन अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं से ये तो इंपोर्ट नहीं, तो वजीर तिजारत ने कहा जी हमें तो भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। वो खेल भी शुरू कर दिया इन्होंने। मगर मुझे जो इस वक्त एक जुमला जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर ये रशिया तशरीफ ले गए थे तो उनको ये बात करनी चाहिए थी स्टील मिल की जो उन्होंने बनाया था कि उसको ठीक कर दें। रशिया के पास एक वाहिद सलाहियत जबरदस्त है कि वो हमें पेट्रोलियम और गैस की एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर सकता था। पेट्रोलियम पीपीएल के साथ और ओजीडीएल के साथ वो बातें करने के बजाय नॉर्थ साउथ पाइपलाइन की बात जो बननी नहीं है अभी बरस तक। तो ये पहला मैंने मीटिंग देखी है जिसमें झंडा नहीं था दोनों हुकूमतों का, और 3 घंटे तक बिठा के उन्होंने मैसेज दिए रशिया ने कि हम अकेले नहीं हैं। हमें क्या मिला उसमें? तो मेरा कहना ये था कि प्लानिंग नहीं है। और ये जो भी तकरीर आज की है, जो पॉलिसीज हैं, इसमें कोई वो ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि ये सस्टेन हो सकेगी। और हमें इसमें नुकसान होगा बहुत ज़्यादा कि आलमी मंडी में चीज़ें बढ़ जाएंगी सारी, हमारी रुपए की कदर पे प्रेशर पड़ेगा, हमारे रिजर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा। अच्छा। और मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका हमें घेर रहा है IMF और FATF के थ्रू, और हम अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। इसलिए कि 2-3 बातें बता दूं, IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे वहां से मिलते हैं। रेमिटेंसेज जो आ रही हैं अमेरिका, बरतानिया, UAE और जो है सऊदी अरेबिया, 80% वो भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ रही हैं। तो हम तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को है, न चाइना को एक्सपोर्ट है, न चाइना से रेमिटेंसेज आती हैं। तो हम तो, और हमारी लॉबी भी वहाँ अमेरिका की स्ट्रांग है। तो ये एब्सोल्युटली की बात है सारे ऐसी। बेसिकली हम अमेरिका से उतने ही खिलाफ जाएंगे, चीन के उतने पास जाएंगे जितना वहाँ से रेड लाइन क्रॉस ना हो। इससे ज़्यादा कि हमारी हिम्मत ही नहीं है, इसलिए कि हमने अपना इन्हिसार अमेरिका पे बढ़ाया है, हमने एक्सपोर्ट में बढ़ाया है, कर्जों में बढ़ाया है। और मुझे अब ये लगता है कि हमारी मुश्किलात बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने इस्लाह की बात नहीं की बल्कि लीपापोती की बात की है इस वक्त। अच्छा जनरल साहब, सियासत की बात मैं करना चाहूँगी। अब ये जो भी पार्टी अब देख लें, अपोजिशन की पीपल्स पार्टी हो, PDM हो, जिनके भी रहनुमा TV पर आते हैं, बात करते हैं, तो मुतादिद बार एक बात कहते हुए नजर आए कि जी अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो क्या अपोजिशन बार बार ये बोलकर इदारों को प्रेशराइज करना चाहती है? खासतौर पर जो अपोजिशन का इशारा है वो आपके इदारे की तरफ होता है हमेशा, ऐसा ही क्यों करते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं ये? देखिए, ये आपको पहले से एक इंडिकेशन दे देते हैं कि कल को अगर वो नाकाम हो तो उनके पास एक बहाना मौजूद हो ये कह सके। क्योंकि ये सिर्फ एक दफा हुआ है कि ये इलेक्शन आर्मी ने कराए, वरना इससे पहले आर्मी तो नहीं कराती रही। जिसने भी कराए क्या उसने को अच्छा नाम कमाया? वाले ने तो इल्जाम यही लगाया कि अभी रिसेंटली जब ये हुए ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो उसमें ये ऑपोजिशन के लोग जीते इलेक्शन। अब वो जब जीत गए ठीक थे इलेक्शन, उसमें कोई खराबी नहीं थी। कश्मीर में हारे तो कह दिया जी कि वहां पे तो दाखिल हो गई, अब यहाँ हो गया वो। तो ये हमारी यहाँ बद इखलाकी है, इखलाकियात की कमी है, जिसकी वजह से ये कोई ना कोई ढूंढते हैं बहाना लेने के लिए। अब अगर मौलाना फजल रहमान नहीं इलेक्ट हुए थे तो मैंने तो कई दफा कहा कि मौलाना अपनी 35-40 साल की जो उनकी कारगुजारी है, जो उनकी सियासी जिंदगी है, उसमें एक काम मुझे बता दें जो उन्होंने पाकिस्तान के भले के लिए किया। एक काम। मैं तो 2-4 की तो बात ही नहीं कर। तो फिर अगर आपको नहीं किसी ने इलेक्ट किया कभी तो उसको अदारों पे क्यों डालते हैं? अपने तौर पे 5 साल ये उस कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे। कश्मीर कमेटी 5 साल इन्होंने चलाई, उससे पहले नून लीग के उसमें पीपल्स पार्टी के वक्त में चलाई। 10 साल बर्बाद किए हमारे। कश्मीर का नाम ही नहीं लिया कभी, आज भी नहीं लेते। तो ये है, अपनी कारगुजारी नहीं देखते और इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। ये गलत रवैया है।
ठीक है डॉक्टर, शायद ये इस वक्त जो सारी ऑपोजिशन उसका मानना है जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से ये जो मईशत है तबाह हो गई है, मुल्क में महंगाई बढ़ी, कर्जों में इजाफा हुआ, तो पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज भी आपके सामने ही है ना। अच्छा, अगर ये जो मौजूदा हालात हैं इनमें पीपल्स पार्टी या नवाज लीग की हुकूमत होती डॉक्टर साहब, तो मुल्क में महंगाई ना होती या मईशत बहुत तरक्की कर रही होती, ऊपर जा रही होती? असल में बात यह है कि तीनों पार्टियां जो हैं, या चौथी भी अगर आप लेना चाहें, वो अशराफिया की मईशत को पाकिस्तान में चलाते रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में अशराफिया की मईशत तो थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ बैलेंस कर लेते थे। उनके पास ऐसे लोग थे जो थोड़ी जगलरी भी कर ली, किसी वक्त जो है रुपए की कदर को रोक लिया और जो है वो महंगाई कम कर दी। इन्होंने वो भी नहीं किया, और चूंकि इनके पास मजमुआ था कई पार्टियों का, इनकी अपनी पार्टी के भी लोग थे, वो सारे ऐसे मुतालबात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में, डॉक्टर साहब सॉरी मैं बात काटी, उसके बारे में तो तहरीक इंसाफ की जानिब से वाकिफ ही आते हैं जी, मसनूई तरीके से वो किया जाता था, वो आर्टिफिशियल तरीका होता था, उसकी वजह से कहते हैं नुकसान हो रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने चाहिए, जो हकीकत है वो सामने लानी चाहिए। नहीं तो हकीकत तो हर चीज सामने है, स्टेट बैंक की रिपोर्टें मौजूद हैं, IMF की। बात ये थी कि दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में जो तहरीक इंसाफ ने एमनेस्टी दी, इतनी कम शरह टैक्स पे कहीं नहीं दी गई। लेकिन तीनों पार्टियों का ले लें, चौथों का भी ले लें, कौन सी हुकूमत है जो IMF के पास नहीं गई? 23 मरतबा हम IMF के पास जा चुके हैं, 14 मरतबा हम टैक्स एमनेस्टी ले आए हैं। किसी दुनिया का मुल्क बता तो देना जो इतनी टैक्स एमनेस्टी लाए और IMF के पास जाए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की जो फीकस आमदनी है वो $2200 अरब है, हमारी 1500 है। कभी हम सोचते हैं कि जी हम कहाँ थे और कहाँ चले गए? और मैं अभी 3 साल का देख रहा था, मैं अगर बताऊं आप हैरान होंगे कि मैं PMLN की पॉलिसियों पे भी तनकीद करता था, PML जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी करता था, मुशर्रफ पे भी करता था, इसलिए कि किसी ने भी अपने वायदे पूरे नहीं किए और सब ने ऐसे वायदे किए थे जो पाकिस्तान को तरक्की पे ले जा सकते थे। लेकिन इस हुकूमत ने भी तकरीबन 100% डेविएट किया है। डॉक्टर साहब मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, आपकी इजाज़त से आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।